हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। और बेटा, आज हम नेशनल इनकम को एंड करने जा रहे हैं। आज हम लास्ट पार्ट करेंगे और आज मैं आपको ये चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत जो रह गया था, एक प्रिकॉशन हो गया, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी हो गया, आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंस भी रह गए थे, आज ये करके हम एंड करेंगे। आज हमारा नेशनल इनकम समाप्त हो जाएगा और ये 10 मार्क्स का है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा और प्रीवियस जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक डाली है उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। इसका वेटेज बहुत अच्छा आएगा। वेटेज 10 मार्क्स का है और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद मैं आपको एडीएएस करवाऊंगी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। 12 मार्क्स का चैप्टर है। ये दोनों को मिला के 22 मार्क्स के चैप्टर हैं और मैक्रो में 22 मार्क्स आउट ऑफ 40 बहुत मायने रखते हैं। इसको अच्छे से करिएगा, चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। और बेटा, नेशनल इनकम में ना डू एंड डोंट्स है, वो भी एग्जाम टाइम थोड़े और बाद जब मैं पूरा सिलेबस करा दूंगी आपको, रिवीजन के समय मैं डू एंड डोंट्स आपको थोड़े बहुत करा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में और अच्छे से कर लें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से, ठीक है। लास्ट पार्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब देखिए, नॉमिनल जीडीपी क्या चीज होती है बेटा। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मार्केट वैल्यू किसकी, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनके तैयार है, विच इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अपनी कंट्री में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मार्केट वैल्यू ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है, एज एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइस। अब एक बात ध्यान से सुनना, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, उनके करंट ईयर प्राइस, ठीक है, करंट ईयर जो ईयर चल रहा है उसके प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। करंट ईयर प्राइस आर द प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। करंट ईयर प्राइस वो प्राइस है जो लिया जाएगा, ध्यान से सुनना, वो प्राइसेस जो प्रिवेल हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। जब हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज का दाम जान रहे हैं, प्राइस जान रहे हैं, तो करंट ईयर प्राइस क्या इंक्लूड करेगा, वो प्राइस है जो प्रिवेलिंग का मतलब जो चल रहा है ईयर, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन। किस ईयर में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो मायने रखता है। करंट ईयर लिया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। करंट ईयर प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री, याद रखिएगा। करंट ईयर प्राइस यानी जो करंट ईयर चल रहा है, उन गुड्स एंड सर्विसेज के दाम को हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं, नॉमिनल जीडीपी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो ऐसे गुड्स की क्वांटिटी जो फाइनली बन के तैयार है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री। और प्राइस इसमें क्या लिया जाएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो करंटली ईयर चल रहा है उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस। जब प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आएगा, हमारा नॉमिनल जीडीपी। याद रखिए, नॉमिनल जीडीपी क्या चीज होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करके। अब मैम प्राइस इंटू क्वांटिटी करके कैसे निकलेगा, याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है बेटा, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग का मतलब होता है 1 ईयर के अंदर, और उसके अंदर हम एस्टिमेट करेंगे क्या चीज लेके, यूजिंग करंट ईयर प्राइस। अब करंट ईयर प्राइस क्या होता है, जो प्रिवेल, जो चल रहा है, करंट ईयर जो अभी चल रहा है, उसके प्राइस लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, ऐसे हम एस्टिमेट करेंगे। तो नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, पी इंटू क्यू करके। क्यू क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स की, जो विच इज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक कंट्री, और प्राइस ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स करंट ईयर अभी क्या चल रहा है, 2024, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है अभी 2024 के अंदर डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, उनके प्राइस क्या होंगे, अगर हम इंटू कर देंगे तो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल के आएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो करंट ईयर प्राइस की बात करें और क्वांटिटी की बात करें गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। अब आ जाइए रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या बात करेंगे, प्राइस हो जाएगा P1। ये होता है, P1 को बोलते हैं बेस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर प्राइस, ठीक है बेटा। तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक कंट्री या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंट ईयर, एक साल के अंदर, एज एस्टिमेटिंग यूजिंग बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस को बोलते हैं प्रीवियस ईयर प्राइस, ठीक है। 2023 हो गया, 2022 हो गया, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज के उनके प्राइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है,
P1 इंटू क्यू करेंगे तो क्या निकल के आएगा, रियल जीडीपी। P1 का मतलब है प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की निकालेंगे जो प्रोड्यूस जो है विद इन दी डोमेस्टिक कंट्री, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रियल जीडीपी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में आपने फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा है, और P1 क्या हो गया, प्राइस ऑफ द बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर के प्राइस, ठीक है, इंटू कर देंगे, रियल जीडीपी निकल आएगा। नॉमिनल में याद रखिएगा करंट ईयर प्राइस इंटू क्वांटिटी, रियल जीडीपी में बेस ईयर प्राइस प्रीवियस ईयर प्राइस दैट इज P1 इंटू क्वांटिटी। ठीक है मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, इज जीडीपी अ ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक्सप्लेन। ये बात बोल रहे हैं क्या जीडीपी ट्रू रिफ्लेक्टर है, क्या वो हेल्प करता है लोगों के वेलफेयर के लिए, एक्सप्लेन कीजिए। दूसरी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड वेलफेयर, ठीक है मैम, और एक्सप्लेन ब्रीफली द लिमिटेशन इन टेकिंग जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया, आप इसका आंसर ये लिखेंगे जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए बेटा, जीडीपी क्या होता है, आउटपुट suffers from certain limitation in regard to welfare of the people। ये बात बोल रहे हैं जीडीपी suffers from certain limitation as well as in regards to the welfare of the people। जब हम लोगों की भलाई करने जाएंगे, पहले तो बात ये आती है जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं हमारी कंट्री में एक साल के अंदर, और कितने बिक रहे हैं, कितने लोग उसको परचेज कर रहे हैं, उससे हम अपनी इकोनॉमी की जीडीपी बता सकते हैं, क्या वो अच्छी है, क्या वो बेकार है, ठीक है। तो पहला देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी शोज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जीडीपी क्या शो करता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस्ड हो रही है हमारी कंट्री के अंदर, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बिक चुकी है, लोगों ने परचेज करे, उसकी सबकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस है हमारी कंट्री में। However, with every increase in the level of GDP, जैसे जैसे जीडीपी का लेवल इंक्रीज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन इज गेटिंग मोर अनइक्वल। जैसे जैसे हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ेगी, वैसे वैसे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज और बनते चले जाएंगे, उसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी मोर अनइक्वल होगा। कैसे मैम, देखिए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, इसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेलफेयर लेवल ऑफ सोसाइटी मे नॉट राइज। इससे लोगों की भलाई नहीं होगी, सोसाइटी का भला नहीं होगा। नो डाउट जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर, येट देखिए जीडीपी एक यूजफुल मेजर है जिसमें ये पता लगा सकते हैं हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है। Yet no welfare on its basis can be derived unless it is fairly divided among all the section of the society। देखिए बेटा, जब तक all section of the society कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों ही इक्वली एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करें, ठीक है, इक्वली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी सेक्टर डील करता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए हमारी कंट्री का। फिर हमारे इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री क्या चीज होगी, सेकेंडरी, ठीक है बेटा। तो इंडस्ट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज इक्वली प्रोड्यूस होने चाहिए और लोग उसको परचेज करने की पार होनी चाहिए लोगों के अंदर। फिर आता है टर्शरी जो क्रिएट करता है सर्विसेज, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया। तो ये बात बोल रहे हैं जीडीपी इज आई, कहते हैं हम यूजफुल मेजर है, लेकिन कोई भी वेलफेयर अच्छा नहीं होगा ऑन इट्स बेसिस कैन बी डिराइव्ड अनलेस ये इट इज फेयरली डिवाइड, तीनों सेक्टर से अच्छा जीडीपी आना चाहिए, ऑल दी सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए जीडीपी को और अच्छा क्रिएट करने में, ठीक है। सेकंड क्या है, चेंजेस इन पॉपुलेशन। अब बात ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या चीज होगा, द इंक्रीज इन जीडीपी डू नॉट टेक इनटू द अकाउंट द चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ये बात बोल रहे हैं, द इंक्रीज इन जीडीपी डू नॉट टेक इनटू द अकाउंट पॉपुलेशन जैसे चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज मल्टीप्लाइंग। हमें पता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, वेयर एज ग्रोथ ऑफ जीडीपी इज नॉट इन अकॉर्डेंस। ये बात बोल रहा है पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन जीडीपी उस अकॉर्डिंगली इंक्रीज नहीं हो रही है विद डेट ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इवन मोर देन दैट ऑफ द जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो बेटा इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। देखिए पॉपुलेशन अगर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगी तो डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पॉवर्टी भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। अब सभी के माँ बाप तो पढ़ाई लिखाएंगे नहीं, सभी तो बहुत अच्छी फैमिली से नहीं होंगे, इंप्लॉयमेंट इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये बात बोल रहे हैं जीडीपी उतनी है नहीं जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एंड हेंस ड्यू टू दिस रीजन इंक्रीज इन जीडीपी विल नॉट अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसलिए जीडीपी हेल्प नहीं करेगी वेलफेयर ऑफ द पीपल में। जैसे जैसे याद रखिएगा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है,
ठीक है, जीडीपी उस लेवल पे इंक्रीज नहीं हो रहा है, इसलिए एज अ रिजल्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल कहीं ना कहीं नहीं होगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको समझाया है। फिर देखिए एक्सटर्नलिटीज, ये पॉइंट अलग से भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है बाहर से किसी चीज को इंपैक्ट करना। ठीक है, अब कैसे? इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटीज। बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? ये बेनिफिट भी करता है और हार्म भी करता है ऑफ एन एक्टिविटी विच इज कॉज्ड बाय अ फर्म। कोई भी इंडस्ट्री और फर्म है, उसके बेनिफिट भी है और उसके हार्म भी है। तो मैम एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? वही बता रही हूँ। इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स और हार्म्स ऑफ एन एक्टिविटीज which is caused by the firm for which they are not paid or penalized। ऐसी फर्म, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, जो लोगों को बेनिफिट भी दे रही है लेकिन ऑन द अदर हैंड लोगों को हार्म भी कर रही है। ठीक है, जिससे उनको ना तो पेनलाइज करा जा रहा है, ना ही उनको विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना ही उनको पेनलाइज कोई पनिशमेंट दी जा रही है। जैसे एग्जाम्पल, सेटिंग अप ऑफ एन इंडस्ट्री इन अ टाउन। ध्यान से सुनना, सिटी के बीच में इंडस्ट्री लगा देना मे एड अप टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर के सामान मिलेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे बेटा जी। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन एट एंड इट्स इम्पैक्ट आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। लेकिन क्या चीज है? देखिए, पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रही तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट भी चाहिए, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो ये कह रहे हैं इंडस्ट्री अगर टाउन में लगाया गया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड तो फुलफिल होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उनको दिए जाएंगे। लेकिन हमने ये इम्पैक्ट नहीं देखा है कैलकुलेटिंग द पॉपुलेशन और उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी अच्छी होगी अगर वो प्रोडक्ट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करेगी, एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, लोगों तक भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगी। एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्या होता है? सिटी बनाना ज्यादा से ज्यादा, आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। जैसे इंडस्ट्री क्या कर रही है? इंडस्ट्रियल डिसीज, इंडस्ट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है, ये बहुत ज्यादा डिसीजेस लोगों को हो रही है इससे। कैसे? सेकंड देखेंगे, डैमेज टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को ये हार्म कर रही है। एंड दस इट एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इंडस्ट्रियल डिसीज का मतलब क्या हो गया? एशेज हो गया। इंडस्ट्री से केमिकल यूज कर रही है इंडस्ट्री बहुत सारा, फॉर एग्जाम्पल जो लेदर के प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रही है बेटा जी। डैमेज टू फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट खराब होगा तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी हार्म होगा। ठीक है, अब कहीं ना कहीं एनिमल्स को भी हार्म होगा। ठीक है, रिवर्स वगैरह में केमिकल्स को बहा देना, ठीक है, कूड़ा डालना। अब क्या चीज हो गया? जो एशिज स्मोक से निकलती है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर होती है, उससे कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो ये बात बोल रहे हैं, एंड दस इट एडवर्सली इम्पैक्ट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो एक्सटर्नलिटीज क्या चीज होती है? जो बाहर से क्या चीज करे? इम्पैक्ट करे इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रही है, ऑन दी अदर हैंड वो क्या चीज है? वो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डिसीज भी हो रही है उससे, और उसका रिजल्ट यही है। और डैमेज टू द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को भी कहीं ना कहीं ये हार्म कर रही है। ये तीनों पॉइंट को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ के रखना। अगर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना इसको। एक्सटर्नलिटीज जरूर अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, याद रखिएगा मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स भी बता दिए थे और प्रिकॉशंस भी। आज हम जो करेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, और इसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। और आप सभी को पता होगा वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी को पता होगा। यहाँ पे IC बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन को। इसके प्रिकॉशन अच्छे से पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, वैल्यू ऑफ द सेल्स, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड। ये बात है क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडिड मेथड, जिसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं? GDP MPV। याद रखिएगा, GVAMP को हम GDP MPV बोलते हैं। देखिए,
वैल्यू ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड। बहुत ध्यान से सुन लेना, वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स है ना उसको हम ऐड नहीं करेंगे वैल्यू एडेड में। क्यों बच्चा? देखिए पहले ही वो गुड्स सेल हो चुके हैं तो उसके अंदर नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू पहले ही ऐड हो चुकी है। जब हम सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को सेल और परचेज करेंगे उन गुड्स को, सेकेंड हैंड गुड्स को, तो हम उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू एडेड में, बिकॉज वैल्यू ऑफ दिस गुड्स इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, दे वर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस, जब वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में पहले ही ऐड हो चुकी है, तो अब इनको ऐड नहीं करेंगे जो सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज कर रहा है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, सेकेंड हैंड गुड्स के हम क्या करेंगे, सेल और परचेज को तो ऐड नहीं करेंगे उसकी वैल्यू, लेकिन उस पे जो कमीशन अर्न हो रही है वो जरूर ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू हम जरूर ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, हमने एक फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदी, ठीक है, हमने कोई सेकेंड हैंड गाड़ी नहीं खरीदी, फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदी, शोरूम से 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है, तो हम उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। लेकिन जब सपोज करो 5 साल वो गाड़ी चला ली और हमने उसको बेची, ठीक है, तो हम तो पहले पे कर चुके हैं, नेशनल इनकम में ऐड कर चुके हैं उसकी वैल्यू। जब हम सेकेंड हैंड गुड्स को सेल और परचेज करेंगे तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू एडिड है, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो क्या चीज करेंगे, सेकेंड हैंड गुड्स को हम उसकी वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उसको ऐड कर चुके हैं। अब सेकेंड हैंड जो हमारी गाड़ी है 5 साल चलाने के बाद हम बेच रहे हैं, अगर कोई एजेंट उसको बेच रहा है और उस पर कोई कमीशन उसको मिल रही है तो हाँ, उस कमीशन को हम जरूर ऐड करेंगे। देखिए, कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ दी सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड बिकॉज कमीशन इज अ फैक्टर पेमेंट। कोई काम करने पर कमीशन अगर दी जाए तो क्या चीज है, वो फैक्टर पेमेंट है जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी है। दिस इज अ न्यू सर्विस, ठीक है, वो सर्विस न्यू है, ठीक है, क्योंकि उसने हेल्प करी है सेकेंड हैंड गाड़ी को बिकवाने में, तो इसलिए उसको ऐड करेंगे। ठीक है मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू द अकाउंट। अब एक बात ध्यान से सुनना, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए, लेकिन आपने उसको अपने कंज्यूम करने के लिए रख लिया है। सपोज करो आपने 100 पेन बनाए हैं और जिसमें से 20 पेन अपने पास अपने कंज्यूम के लिए रख ली है और 80 पेन को बेच दिया। आप जो 20 पेन अपने पास रखेंगे उसकी वैल्यू भी ऐड करेंगे। याद रखिएगा, वैल्यू एड उसकी भी होगी बिकॉज दिस गुड्स आर लाइकली दोज प्रोड्यूस फॉर दी मार्केट, क्योंकि मार्केट के लिए बनाया था। दे आर सिंपली नॉट सोल्ड ड्यू टू देयर नीड बाय दी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की भी नीड है इसलिए हमने उसको कुछ को बेचा नहीं है, बाकी हमने बेच दिए। इफ वी डू नॉट इंक्लूड दिस कॉज अंडर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो अंडर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगा वो। इसलिए जो गुड्स आप बना रहे हो और खुद भी प्रोड्यूसर उसको यूज कर रहा है तो वो भी नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू भी ऐड होगी। पेन तो बनाया है ना, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। मैंने आपको पहले भी बताया है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स हेल्प करता है फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने में। जो कि फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम में उसकी वैल्यू ऐड करेंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, ओवर वैल्यूड हो जाएगी। ठीक है, देखिए, बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड होगी तभी ये कंज्यूमर को दी जाएगी। इफ वी इंक्लूड तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हो जाएगी। ये मैंने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में बहुत अच्छे से आपको समझाया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक, यानी इंक्रीज इन स्टॉक विल बी इंक्लूडेड। स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये जरूर इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट कंसिडर्ड while estimating value added simply because it is difficult to estimate the market value like services of housewife। देखिए बेटा, अगर आपकी मम्मी है वो आपके लिए खाना भी बना रही है, आपकी ड्रेस भी धो रही है, ठीक है, आपका बैग भी लगा रही है, आपके लिए पूरे दिन काम कर रही है, तो उस सर्विसेज की वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते नेशनल इनकम में, वो हम शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये बात बोल रहे हैं, जो सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाए वो एस्टिमेट नहीं करी जाएगी, उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उससे कोई मार्केट वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखें, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है, और फाइनल गुड्स समझा दिया था।
आज हम थोड़े बहुत ये पॉइंट्स पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है और फाइनल गुड्स है। बच्चा मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है बेटे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स एक बार समझा दे रही हूँ। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो रीसेल के लिए यूज करा जाए, ठीक है बेटा। जैसे मिल्क खरीदा जाए, एक शॉपकीपर ने जाकर के मिल्क खरीदा आगे लोगों को रीसेल करने के लिए, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। और इंटरमीडिएट गुड्स वो भी कहलाए जाएंगे जिसकी हेल्प से फर्दर गुड्स बने जाएं, ठीक है। फर्दर गुड्स बना रहे हैं, जैसे एक पेन के लिए इंक प्लास्टिक ये जरूरी है, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तीसरे पे आ जाइए, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चले उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। फाइनल गुड्स क्या है? वो गुड्स विच इज रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? फाइनल गुड्स। लॉन्ग पीरियड के लिए चले उसको भी फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, गिव रीजन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स और फाइनल प्रोडक्ट। फर्नीचर परचेज्ड बाय द स्कूल, फर्नीचर जो परचेज कराया स्कूल ने वो किस में आएगा बेटा? फाइनल गुड्स में, याद रखिएगा। एफ मतलब फाइनल गुड्स, ठीक है बेटा। फर्नीचर जो परचेज करा है स्कूल ने वो किस लिए करा है? लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ठीक है। ये तो नहीं है कि फर्नीचर आज खरीदा तो 2 महीने के बाद पूरा स्कूल के अंदर फर्नीचर चेंज कर देंगे, तो ये क्या है? फाइनल गुड्स। चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज्ड बाय द स्कूल, अब चौक डस्टर खरीदा है स्कूल ने, 2 महीने बाद 3 महीने बाद डस्टर खराब हो सकता है। चौक तो ऐसा हो सकता है हर वीक नहीं आ रही हो या पर मंथ नहीं आ रही हो, एक बार खरीद लिया आपने दोबारा खरीदनी पड़ेगी। शॉर्ट पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा? आई स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है बच्चा। यहां लिख दे रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, किसी ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर लगा दिए गए, फाइनल गुड्स है, लॉन्ग पीरियड के लिए चलेंगे, ठीक है बेटा। ये तो नहीं है कि आज लगाए तो कल फिर नए लगा देंगे। मोबाइल सेट परचेज्ड बाय द पब्लिशर, अब मोबाइल सेट पब्लिशर ने खरीदा है आगे रीसेल करने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स। पेपर परचेज बाय पब्लिशर, पेपर परचेज करा है बुक वगैरह छापने के लिए, कॉपी वगैरह बनाने के लिए। पब्लिशर की बात करें तो बुक वगैरह बनाने के लिए, तो ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया पेपर। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, अब लॉयर ने प्रिंटर परचेज करा है तो वो यूज करेगा लॉन्ग पीरियड तक, फाइनल गुड्स। कोल यूज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड क्या हो गया? घर के सामान के लिए कोल खरीदा गया है, फाइनल गुड्स, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं इसको खाना वाना बनाने के लिए। अनसोल्ड कोल एट दी ट्रेडर एट ईयर एंड, ईयर एंड हो गया, अनसोल्ड कोल पड़ा हुआ है तो वो फाइनल गुड्स है। ट्रेडर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, तो वो क्या हो गया? फाइनल गुड्स। सीड परचेज बाय फार्मर, अब फार्मर ने सीड खरीदी जिससे वो आगे क्या जनरेट करेगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये क्या चीज है? इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फार्मर ने सीड्स बो दी, अब वो जब बन के फसल तैयार होगी तो क्या होगा? वो फाइनल गुड्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स सीड की बात करें तो, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन अ बिजनेस, अब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, कभी कम भी हो सकती है कभी ज्यादा भी हो सकती है, तो ये क्या चीज है? बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में यूज हो रही है ना, तो ये क्या चीज है? इलेक्ट्रिसिटी, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। स्विंग मशीन परचेज्ड बाय अ हाउसवाइफ, स्विंग मशीन, अभी हाउसवाइफ लॉन्ग पीरियड तक के लिए यूज करेगी उसको, स्विंग मशीन है, तो ये क्या चीज है? फाइनल गुड्स फॉर अ हाउसवाइफ, याद रखिएगा, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज्ड बाय अ स्कूल कैंटीन, अब स्कूल कैंटीन ने किसी शॉप से परचेज करी होगी फिर आगे उसको बेच रहे हैं स्कूल में, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म कोल को यूज कर रही है, कहीं से खरीदा होगा आगे यूज कर रही है, तो इंटरमीडिएट गुड्स। फर्टिलाइजर यूज्ड बाय अ फार्मर, इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि ये जो अनाज है, जो सब्जी बो रखी है, जो एग्रीकल्चर क्रॉप है वो खराब ना हो, तो इससे क्या होगा? ये इंटरमीडिएट गुड्स से फर्दर गुड्स बनाने में यूज हो रहा है। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, एक फर्म ने रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड करा है, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ये क्या चीज है? फाइनल गुड्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हो, ठीक है बेटा। याद रखिएगा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को अच्छे से याद रखिएगा और इसको कर लीजिएगा। देखिए हमारा एक डिफरेंस रह गया था, अब हम डिफरेंस कर लेते हैं। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, मैंने आपको और डिफरेंस करा दिए थे, ठीक है। उसका एक डिफरेंस रह गया था, मैंने आपको फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस करा दिया, स्टॉक और फ्लो का भी करा दिया था, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम भी मैंने करा दिया था आपको, ठीक है। सॉरी, रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो भी मैंने आपको करा दिया था डिफरेंस की फॉर्म में। अब इनको ना अच्छी तरीके से बेटा पढ़ लीजिएगा, और आज ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम रह गया था, ये भी करा के खत्म कर रही हूँ। देखिए मीनिंग क्या है? इट इज द इनकम विच इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। देखिए बेटा, ऐसी इनकम
जो रिसीव कर रहे हो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करने के बाद जो इनकम जनरेट हो रही हो उसको हम बोलते हैं क्या, इनकम विच इज रिसीव्ड इन रिटर्न फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ठीक है मैम, समझ आ गया। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम विच इज रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज, कोई फैक्टर इनकम हमने प्रोवाइड नहीं करी है और हमें ऐसी ही इनकम रिसीव्ड हो रही है। जैसे एक स्टूडेंट है बेटा, बाहर पढ़ने गया है और उसके फादर ने उसको यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर दिया उसके बैंक में और वो उसको आराम से खर्च कर रहा है, ठीक है, एज अ पॉकेट मनी। ठीक है, तो वो क्या चीज होगी, ट्रांसफर इनकम, जो इनकम फॉर फ्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसने कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी है, लेकिन उसके फादर ने, वो पढ़ने बाहर गया हुआ है क्योंकि अभी तो वो पैसे ही नहीं कमा रहा है, तो इसलिए वो इनकम जो ट्रांसफर करी जाएगी वो ट्रांसफर इनकम कहलाई जाएगी। कंसेप्ट, ये एक अर्निंग कंसेप्ट है, फैक्टर इनकम। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, अर्निंग कंसेप्ट है क्योंकि इसके अंदर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उस पे इनकम जनरेट करी है, तो इसलिए अर्निंग कंसेप्ट है। ये क्या है, रिसिप्ट कंसेप्ट। रिसिप्ट मतलब रिसीवेबल अमाउंट। इसके अंदर वो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने गया है वो सिर्फ अमाउंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, जो उसके फादर ने भेजा है। एग्जाम्पल अब देख लीजिए, लैंड लेबर, लैंड किसी ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, उस पर रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट कैपिटल पे, ब्याज पे पैसा। ठीक है, वेजेस, लैंड लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर। ठीक है बेटा, अर्न बाय द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे मिल रही हो। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर इनकम, पॉकेट मनी टू अ चाइल्ड बाय हिज फादर, वो क्या चीज है, ट्रांसफर इनकम विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, जो इनकम उसको इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट मनी मिल रही है बच्चे को, वो क्या होगा, ट्रांसफर इनकम। इंक्लूजन, दीज आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। ट्रांसफर इनकम, दीज इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि फादर अपने चाइल्ड को पॉकेट मनी दे रहा है, चाइल्ड कहीं काम नहीं करता है। ठीक है, तो इससे कोई नेशनल इनकम, हमारी देश के लिए कोई इनकम नहीं बढ़ेगी। तो आई होप फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर करिएगा, पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेगा। यहाँ हमारा नेशनल इनकम खत्म हो गया है, 10 मार्क्स पक्के, सारे इसके पार्ट्स देख लेना, 10 पार्ट हो चुके हैं इसके, अच्छे से इन सारे पार्ट्स को पढ़िएगा और ये 10 मार्क्स का ही चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हम AD/AS स्टार्ट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, जो कि 12 मार्क्स का है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा।